कल अपन ओवरव्यू देखे थे, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक जो बेसिक है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, क्या, नाउन से। अच्छा, कल कुछ लोग पूछ रहे थे क्या पेमेंट का वगैरह कुछ पूछ रहे थे ना। आप लोग का जो एडमिशन है वो वर्ग 3 के लिए कि वर्ग 2 के लिए है? वर्ग 2 के लिए एडमिशन है। वर्ग 2 में ही एडमिशन लिए हो जो पुराने बच्चे हैं, 1 2 और 3 दोनों में एडमिशन है। तो अभी नहीं ली हो ना, पहले ले चुके हो ना। ओके, तो हम लोग आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पहला हमारा क्या, नाउन। क्या शुरू करना है आज, नाउन शुरू करने वाले। सबसे बेसिक टॉपिक मैं हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करता हूँ क्योंकि यही बेस है। तो आप एकदम नीचे से नहीं जान रहे होंगे तो फिर डायरेक्ट टेंस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट टेंस पढ़ाया जा सकता है पर अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस डायरेक्ट पढ़ाने से इंप्रेशन तो अच्छा पड़ता है बच्चों पर बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होता है, ठीक है। नाउन, नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, संज्ञा कहते हैं। क्या होता है नाउन? नाउन इज नथिंग मोर देन नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन नाम के अलावा कुछ नहीं होता है। नाउन क्या होता है? बस एक तौर पे नाम होता है। किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन कहलाता है। नाउन का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आइए देखते हैं। बताओ जरा, नाउन का परिभाषा क्या है, क्या होता है नाउन, बताओ। A noun is the name of any person, place or thing? नहीं, मैंने बताया है a noun is the name of, ये आधी परिभाषा याद रखिएगा। A noun is the name of any person, place, thing or an idea, ठीक है। अनाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। हम क्या जानते हैं स्कूल में, अनाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। वो आधी परिभाषा है, मेन क्या है, अनाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। क्या बोला मैंने? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का भी नाम होता है। यहाँ पर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं, व्यक्ति के नाम में क्या हो जाएगा आपका, राम, सीता। ये क्या हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, मनुष्य का नाम। फिर किसमें है आपके, पर्सन, प्लेस। प्लेस में क्या जाएगा आपका, दिल्ली, मुंबई, स्थान का नाम, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, ये क्या हो गया आपका, ये स्थान का नाम हो गया। फिर क्या है हमारे पास, वस्तु के नाम में आया, ठीक है। देखते हैं वस्तु में क्या हो जाएगा, पेन, मोबाइल। पेन और मोबाइल, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वस्तु का नाम हो गया, ठीक है। फिर क्या आया हमारे पास, फिर आया विचार में। विचार में क्या आएगा, दया का विचार, खुशी का विचार, ठीक है। इमोशन का नाम, ठीक है। हैप्पीनेस और काइंडनेस, हैप्पीनेस और काइंडनेस, क्लियर है बात, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके नाउन के एग्जांपल्स है, ठीक है। तो नाउन का परिभाषा क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। और जैसे राम, सीता व्यक्ति का नाम, दिल्ली, मुंबई स्थान का नाम, पेन, मोबाइल वस्तु का नाम और विचार का नाम हैप्पीनेस और काइंडनेस। इतना तो अपने को पता भी है, हाँ कि ना। एक्चुअल में नाउन का यूज क्या होता है बताइए, नाउन का प्रयोग क्या क्या है, कहां पे नाउन का यूज होता है बताइए जरा, कहां पे था नाउन का यूज, कहां पे था बताओ, ठीक है। यूजेस ऑफ नाउन, ठीक है, यूजेस ऑफ नाउन। देखो नाउन का प्रयोग ना एक्चुअल में 4 जगहों पे होता है। कहां कहां होता है, 4 जगहों पे होता है नाउन का प्रयोग। इधर देखिए, पहला सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सेकंड, एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और देखो तीसरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में वाक्य में, ठीक है।
एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। और जो चौथा यूज है वो क्या है, वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरफ इसको। अब लिखो मत, बस देखो, ठीक है, पेन वैन छोड़ दो, बस इधर देखो, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक काम करो, पेन को कॉपी के बीच में रखो और कॉपी क्लोज कर दो, ठीक है, पेन को कॉपी के बीच में रखो और कॉपी क्लोज कर दो। इससे क्या होगा, पेन गिरने का भी झंझट नहीं लगेगा आपको, है ना, पेन भी सेफ हो गया और आपका दिमाग भी यहाँ लगाएगा, ठीक है, आराम से। तो चार यूज है, कितने यूज है, चार, ठीक है। पहला वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे, फिर वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पे, तीसरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, और चौथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। किसका प्रयोग होता है, आपके नाउन का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन इन दोनों यूज को कंबाइन करके देखेंगे, अगर अपन इनको कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे। कैसे, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस, ठीक है। मैं दोनों यूज को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्या बोला मैंने, वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। एक वाक्य, ठीक है, जो कि मैं हमेशा बता रहा होता हूं, ठीक है, ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, याद रखना, ठीक है। इसी वाक्य से अपन पूरा ग्रामर पढ़ने वाले हैं, शुरू से लास्ट तक देखना, ये वाक्य नहीं जाने वाला है, हम इसे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, राम आम खाता है, ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, राम ईट्स मैंगो, ये सबको पता है क्या, आपका राम ईट्स मैंगो, ठीक है, राम आम खाता है। अब इधर देखिएगा, मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। जो काम होता है अपन क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, क्या होता है उसको, वर्ब बोलते हैं। इस पूरे वाक्य में काम हो रहा है किसका, खाने का। तो जो वाक्य में जो काम होता है ना, उस मेन काम को जो कर रहा हो, क्या बोला मैंने, इस मेन काम को जो कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। क्या बोला मैंने, इस मेन काम को जो कर रहा है आपका सब्जेक्ट होता है। खाने का काम इस वाक्य में कौन कर रहा है, राम, आगे ना, राम ही तो काम कर रहा है किसका, खाने का। तो राम क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, क्या हो रहा हमारा, सब्जेक्ट हुआ। अब याद रखना, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझिएगा, जैसे मैं राम हूं, ठीक है, और ये मेरे हाथ में आम है, अब मैं क्रिया कर रहा हूँ, क्या कर खाने का, ये आम साबुत है ना, मैं खाऊंगा आम को, क्या जाएगा, छोटा 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 होगा, अंत में क्या बचेगा, बीज या गुठली बचेगा। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, पहले तंदुरुस्त आम था, क्या हो गया, चूसा हुआ आम हो गया, प्रभाव पड़ा ना आम के ऊपर। तो सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कहलाता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है वो हमारा, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है बात, ठीक है। अगली बात ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ये जनरली सेंटेंस के कहां पे आते हैं, ये स्टार्टिंग में, कहां पे आते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो कहां पे आते हैं, सेंटेंस के लास्ट में, कहां पे आते हैं, वो लास्ट में आते हैं, ठीक है। क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे, गुड आफ्टरनून नीलू जी। मैं वर्ग 2 में एडमिशन लिया हूं सर, इंग्लिश वर्ग 2 के लिए भी पूरा फी पे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वर्ग 2 में एडमिशन ले चुके हैं क्या आप, जो ऑलरेडी वर्ग 2 में विद्यार्थी एडमिशन ले चुके हैं वर्ग 2 के लिए, आप उस टाइम में तो इंग्लिश के लिए लिए होंगे ना एडमिशन, हाँ कि ना, तो आप वर्ग 2 में एडमिशन ले चुके हो तो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। एक बार रिसेप्शन में अच्छे से बात कीजिएगा, रिसेप्शन में जब भी बात करें तो रिसेप्शन में बोले कि गुरु सर से बात करना है, किससे, गुरु सर से, एक है मैं बात कर चुका हूं उनसे, आप उनसे बात कीजिएगा, सारा चीज क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। सीजी का क्लास नहीं होगा क्या, कौन से बैच वाले हैं बता जी, वर्ग 2 में सीजी का क्लास, गंगा जायसवाल जी, वर्ग 2 के लिए है इंग्लिश, हाँ जी, राम इट्स मैंगो, ठीक है। सर आज सीजीजीएस नहीं हो रहा है, इसमें कहां से होगा सीजीजीएस, ठीक है, ये तो वर्ग 2 का क्लास है इंग्लिश का, गलत बैच में आ गए भाई साहब आप। यहाँ पर देखिए, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, जो ये सब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में आ रहा है। क्लियर है बात। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो ही लोग बन सकते हैं, कितने लोग, दो ही लोग बन सकते हैं, या तो कोई नाउन नाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है, या तो फिर कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है। क्या बोला मैंने, या तो कोई नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, तो कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। कौन कौन ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या तो कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है बात। तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, पहले आप वर्ब ढूंढिए, जो क्रिया हो रहा है, इस मुख्य क्रिया को जो कर रहा है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। क्या बोला मैंने, इस मुख्य क्रिया को जो कर रहा है वो क्या होगा, आपका
सब्जेक्ट होगा। तो काम खाने का कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हमारा सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसपे पड़ेगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। खाने का प्रभाव आम पे पड़ा, आम छोटा होता गया, लास्ट में क्या बचा? बीज या गुठली बचा, प्रभाव पड़ा, क्या हुआ? वो ऑब्जेक्ट हुआ। जनरली जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा कहां पे देखने को मिलते हैं? स्टार्टिंग में मिलते हैं, शुरू में मिलते हैं। जो ऑब्जेक्ट है कहां देखने को मिलते हैं? देखो लास्ट में मिलते हैं, अंत में मिलते हैं। क्लियर है बात देखने को? फिर यहाँ पर देखो, ये तो शुरू में हो गया, ये तो लास्ट में आ गया। सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनता है तो कोई प्रोनाउन बनता है। यहाँ देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है तो कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन, हमेशा की बात है, बनता है। यहाँ पे देखो राम लड़के का नाम है, क्या राम, यहाँ पर लड़के का नाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, क्या कौन बना है? आपका नाउन बना है, क्योंकि हम यूज तो नाउन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंगो फल का नाम है, ये भी क्या है? आपका नाउन है। तो देखो एक नाउन बना कि नहीं बना? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ठीक है, जो मेन काम कर रहा है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमेशा जो आगे आएगा वो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो लास्ट में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनेगा तो कोई प्रोनाउन। या तो किसी का नाम रहेगा राम, श्याम, सोनू, पिंकू, चिंटू, या तो फिर क्या रहेगा? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ऐसे करके और भी प्रोनाउन है वो रहेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट में भी या तो फिर राम, श्याम, पिंटू, सोनू रहेगा नाम, या तो फिर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट करके और भी जो प्रोनाउन है वो रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखो यहाँ तो क्रिया हो रहा है, इस वाक्य में क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। जिस वाक्य में क्रिया हो रहा होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्शन सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्शन सेंटेंस बोलते हैं। तो ये कैसा सेंटेंस है हमारे पास? एक्शन सेंटेंस। कैसा है ये? एक्शन सेंटेंस है। तो जिसमें एक्शन हो रहा है, जिसमें एक्शन मतलब क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है, वहां पे सब्जेक्ट कैसे पहचानना है? जो मेन काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। पर एक सेंटेंस होता है नॉन एक्शन भी। क्या होता है? नॉन एक्शन भी होता है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन एक्शन भी होता है हमारे पास, अपन उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉन एक्शन। ठीक है, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन सेंटेंस जहां पे कोई क्रिया नहीं हो रहा होता, बस किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे इधर देखो, मैंने बोला क्या? राम एक अच्छा, राम एक अच्छा लड़का है। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का। क्या बोला मैंने? राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, ट्रांसलेट कीजिए, क्या हो जाएगा? राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे बताइए, क्या इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है? क्या क्या राम अच्छा बनने के कोई काम कर रहा है? क्या नहीं। यहाँ पे केवल बात हो रही है किसके बारे में? राम के बारे में। इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन एक्शन बोलते हैं। एक्शन सेंटेंस जहां पे कुछ क्रिया हो रहा हो, नॉन एक्शन जहां पे किसी के बारे में बात हो रही हो। एक्शन वाले में जो इस क्रिया को कर रहा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। नॉन एक्शन में जो क्रिया हो ही नहीं रही है, यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर होता ना, काम कौन कर रहा था? राम। और नंबर यहाँ पर राम काम कर रहा है, तो राम क्या हुआ हमारे पास? सब्जेक्ट हुआ। और यहाँ पे तो राम के बारे में बात हो रही है ना, तो जहाँ पे क्रिया हो तो जो मेन क्रिया करे वो सब्जेक्ट हुआ। जहाँ पे क्रिया ना हो, वहां पे जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है हमारे पास? वो सब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पे किसी बारे में बात हो रही है? लड़के के बारे में कि राम के बारे में? राम के बारे में। तो राम क्या है हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट है। और आपको पता है सब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे आते हैं? तो स्टार्टिंग में। कहाँ पे आते हैं? स्टार्टिंग में, आप देख पा रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो कोई नाउन या तो फिर कोई प्रोनाउन बनता है। सेम रूल है, ये क्या हुआ आपका? नाउन हुआ। क्लियर है बात? अब इसमें ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? तो नॉन एक्शन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? नॉन एक्शन सेंटेंस में जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ही आता है ना, वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है बात? तो सेंटेंस भी दो प्रकार के, एक तो एक्शन वाले, एक तो नॉन एक्शन वाले। एक्शन वाले जिसमें क्रिया हो रहा है, ठीक है, वो एक्शन सेंटेंस। जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, किसी के बारे में बात हो रही है, वो नॉन एक्शन सेंटेंस। जहां पर क्रिया हो रही है, उस क्रिया को जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। और जिसमें क्रिया नहीं हो रही है, उसमें जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं अपन, सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जो पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं। सब्जेक्ट यहाँ भी कहाँ आते हैं? स्टार्टिंग में आते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ आते हैं? लास्ट में आते हैं। यहाँ तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है? तो कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन। वैसे यहाँ भी देखो, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके, वाक्य में सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके। ठीक है, सेंटेंस में जो मेन काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हालांकि ये एक्शन के लिए और ये नॉन एक्शन के लिए। क्या बोला मैंने? सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस चाहे वो एक्शन हो चाहे वो नॉन एक्शन हो, सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? तो स्टार्टिंग में। कहां पे आते हैं? दोनों में स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। वैसे ही बताना, यहाँ भी सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। क्योंकि हम नाउन का यूज पढ़ रहे थे तो हमने नाउन को बनाया क्या? सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है बात? मुझे बताओ, सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो क्या कहलाता है?
सब्जेक्ट। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, जो मेन काम करता है वो भी सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है वो भी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिसे पड़ता है क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जनरली सब्जेक्ट कहां पे आते हैं? स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। कौन कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है? या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। क्लियर है बात इतना? ठीक है, ये समझ में आया? ये तो हो गया क्या आपका फर्स्ट यूज और सेकंड यूज मैंने मिला करके लिख दिया। अब ये तो समझ में आ गया अपने को क्या भैया ये वाला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है कोई नाउन। अब देखते हैं कोई नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। आइए देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थर्ड यूज है ना नाउन का, थर्ड यूज, थर्ड यूज। ठीक है, थर्ड यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। आइए देखते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहां पर देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कुछ नहीं। आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं जानते हैं, जानते हैं क्या? नहीं, पर आप एक चीज तो जानते हैं ना, सब्जेक्ट। ये जानते हैं ना क्या होता है सब्जेक्ट? जिसके बारे में बात हो या जो मेन काम करे वो सब्जेक्ट होता है। हमको जानना क्या है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। आप देखो कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ड क्या होता है आपका? COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। एक होता है हमारा COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात? दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक देखो यहाँ पर ई है, एक में क्या है? यहाँ पर आई है। क्या है? यहाँ पर आई है। ठीक है, एक में क्या है हमारा? ई है, एक में क्या है? हमारा आई है। ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऊपर वाला क्या है? हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है? मतलब पूरक। क्या होता है? मतलब पूरक होता है। क्या होता है? पूरक होता है। ठीक है, और इस वाले कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है तारीफ। एक प्रकार से क्या होता है? तारीफ होता है। पर हम किसी बात कर रहे हैं? पूरक की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का पूरक मतलब ऐसा शब्द जो कि सब्जेक्ट ही हो, पूरक हो। स्कूल में आप एग्जाम दिलाते हैं तो जो उत्तर पुस्तिका आपको देते हैं पहली बार में, वो आपका उत्तर पुस्तिका होता है। फिर जो आप सप्लीमेंट्री लेते हैं वो पूरक होता है। तो बताना मेन उत्तर पुस्तिका और पूरक में कोई फर्क है क्या? दोनों की उतनी वैल्यू है ना, बराबर। वैसे ही जब हम एक नाउन से सब्जेक्ट का पूरक बना दें, मतलब सब्जेक्ट और उस पूरक में कोई अंतर दिखाई ना दे, मतलब वो शब्द ही सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट ही वो शब्द हो, वहां पे क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे अपन देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला? एक नाउन से बनाना ना अपने को। आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे ना? मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? क्या कोई काम हो रहा है यहाँ पे? किसी के बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? कुणाल के बारे में बात हो रही है, कुणाल के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है बेटा यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, कौन है? कुणाल है। तो कुणाल तो हमारे पास क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। शाबाश, आधा काम डन। क्या मिल गया हमको? सब्जेक्ट मिल गया। आप सब्जेक्ट पहचानना तो सीख गए हैं, हाँ कि ना? अब मुझे बताना एक ऐसा प्राणी, मैंने कहा एक ऐसा मनुष्य जो लगभग आपकी उम्र का होगा, बचपन से आपके साथ खेलता कूदता बड़ा हुआ होगा, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में रहता होगा, आपके स्कूल कॉलेज में आपके साथ पढ़ा होगा, हो सकता है आपसे जब वो बात करता होगा तो बात बात में गाली बक के बात करता होगा। ऐसा प्राणी आपके जीवन में क्या रिश्ता रखता है? दो देखो उनके वैसे ही है, वैसे ही है तुम्हारे। ठीक है, क्या कहलाएंगे वो? दोस्त। उस प्राणी का नाम क्या है? फ्रेंड। और किसी का नाम क्या होता है? हमारा नाउन होता है, हाँ कि ना? किसी का नाम ही क्या होता है? हमारे पास नाउन होता है। बताना ये फ्रेंड वर्ड नाउन है कि नहीं है? हाँ कि ना? जब इस नाउन और इस सब्जेक्ट में कोई अंतर दिखाई ना दे तो ये नाउन इस सब्जेक्ट का पूरक बन जाएगा। मैंने बोला कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। मान लो यहाँ पे कौन है? कुणाल है। दिख रहा है कुणाल आपको? थोड़ा लंबा है, ये कुणाल है। कुणाल इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? कुणाल इज माई फ्रेंड। कुणाल क्या है? मेरा दोस्त है। बताना मेरा दोस्त कौन है? कुणाल। जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त ही कुणाल है, कुणाल ही मेरा दोस्त है। तो दोस्त और कुणाल दो लोग हैं क्या? नहीं, जो कुणाल है वही मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है वही कुणाल है। बताना ये नाउन इस सब्जेक्ट की पहचान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या? दोस्त और कुणाल दो लोग हैं क्या? नहीं। जब एक सब्जेक्ट क्या कर, जब एक नाउन से सब्जेक्ट की पहचान करा दी जाए, यानी कि एक नाउन और उस सब्जेक्ट में कोई अंतर दिखाई ना दे, तो वो जो नाउन है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का पूरक बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरक बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दोस्त बोलूं तब भी कुणाल है, कुणाल बोलूं तब भी दोस्त की मैं बात कर रहा हूं, हाँ कि ना? मैं आपको बोलूं कि कुणाल आने वाला है, समझ में आ गया? कौन आएगा? कुणाल। मैं बोलूं मेरा दोस्त आने वाला है, अभी कौन आएगा?
कुणाल आएगा। तो आप एक बार समझ पाएंगे ना कि जो कुणाल है वही क्या है, दोस्त है। जो फ्रेंड है वही क्या है, आपका सब्जेक्ट को बता रहा है। जो कुणाल है वही दोस्त है, जो दोस्त है वही कुणाल है। क्या इन दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब एक नाउन से सब्जेक्ट की पहचान करा दी जाती है तो वो सब्जेक्ट का पूरक बन जाता है। कौन? वो नाउन। यही नाउन का यूज है थर्ड वाला। ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया ना? पक्का पक्का, ऊपर थोड़ी गया नहीं ना? क्या कहलाएगा आपका? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा आपका? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी देखो, अब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, नाउन का यूसेज पढ़ रहे थे अपन। अब बात आ गई क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही पढ़ के खत्म कर देते हैं। क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? हाँ हाँ, पहचान करा रहा है बेटा, पहचान करा रहा है। ठीक है, एक प्रकार से विशेषता भी बोल सकते हैं, पर पहचान करा रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है, पहचान करा रहा है सब्जेक्ट का। यार देखो, डेफिनेशन क्या हो गया आपका? डेफिनेशन हो गया। लगे हाथ, हम पूरा पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। ठीक है, अ वर्ड और फ्रेज that identifies a word or phrase that identifies the subject, is called subject complement. Is called subject complement. A word or phrase that identifies the subject is called subject complement. वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब क्या बोला गया? वह शब्द। तो देखो भैया, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? देखो जरा, नोट लिख रहा हूं मैं, नोट। ठीक है, नोट लिख रहा हूं। वर्ड्स कैन बी, वो शब्द कौन कौन हो सकते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे? देखो इधर, वर्ड्स कैन बी, वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ड्स कैन बी, वो शब्द हो सकते हैं। और नाउन, एक संज्ञा हो सकता है। ठीक है, एन एडजेक्टिव, एक विशेषण हो सकता है वो शब्द। एक संज्ञा, एक विशेषण हो सकता है वो शब्द। ठीक है, वह शब्द आपका एक संज्ञा, एक विशेषण हो सकता है। ठीक है, एक संज्ञा, एक विशेषण। ठीक है, या और समटाइम्स एन एडवर्ब, और कभी कभार वो शब्द एक एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब से तात्पर्य एडवर्बियल फ्रेज से, डायरेक्ट एडवर्ब नहीं होता, क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, वो शब्द जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, वो या तो एक नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है? वो तो एक नाउन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एक एडजेक्टिव हो सकता है, या कभी कभार एक एडवर्ब भी हो सकता है। इसको आप काट दीजिएगा, इसका जरूरत नहीं। ठीक है, एक्चुअल में एडवर्ब नहीं बनता है, एडवर्बियल फ्रेज बनता है। पर डेफिनेशन ऐसा है तो अपन इसको ऐसा लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ मिल गया, एक नाउन क्या बना? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना। और हम वही तो पढ़ रहे हैं, नाउन का तो पढ़ रहे हैं, पर लगे हाथ हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखो, नाउन तो बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब पारी किसकी है? एक एडजेक्टिव। किसकी पारी है? एक एडजेक्टिव की पारी है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। क्या बताइए? एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने? फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, फूल क्या है? सुंदर है। फूल क्या है? सुंदर है। बताइए, इस वाक्य में क्या कोई काम हो रहा है क्या? पक्का ना? क्या हो रहा है इस वाक्य में? बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? फ्लावर्स के बारे में, फूलों के बारे में। तो ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और देखो, स्टार्टिंग में आया है ना, और ये नाउन भी है ना, नाम है ना। ठीक है, किसी का नाम है। एक ऐसा चीज जिसे सुगंध आता हो, जो पेड़ों में उगता है, क्या कहता है? फूल, उसका नाम है ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हुआ। अब मुझे क्या करना है? एक एडजेक्टिव लेना है। नाउन वाला तो मैं एग्जांपल देख चुका हूँ ना। हाँ क्या? अब मुझे एक एडजेक्टिव लेना है जो इसकी पहचान करा दे। ठीक है, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये एडजेक्टिव है ना? हाँ कि ना? बताइए, ये हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। जब इस एडजेक्टिव में और इस नाउन में कोई अंतर, इस सब्जेक्ट में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, तो ये एडजेक्टिव इसका पूरक बन जाएगा। समझे बात को? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल क्या है? सुंदर है। फूल क्या है? सुंदर है ना? सुंदर कौन है? फूल है। जो फूल है वही सुंदर है। जो सुंदर है वही फूल है। जो फूल है वही सुंदर है। सुंदर और फूल दोनों है क्या? नहीं, जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। देखो, ये सब्जेक्ट की पहचान करा रहा है, ये सब्जेक्ट का पूरक बन गया। बताना, सुंदर कौन है? फूल। फूल कौन है? सुंदर है। मैं बोलूं, देखो ये सुंदर है। ठीक है, क्या मतलब? वो फूल है। देखो, ये फूल है, मतलब क्या है? वो सुंदर है। हाँ कि ना? जो सुंदर है वही फूल है, जो फूल है वही सुंदर है। दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पहचान करा रहा है किसका? आपके सब्जेक्ट का। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हालांकि हम यूज नाउन का पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख चुके नाउन कैसे बनता है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है इस प्रकार से। पर लगे हाथ हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। एडवर्ब की बात अभी छोड़ दीजिए आप। समझ पा रहे हैं बात को? आगे बढ़े क्या? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फोर्थ यूज। कौन सा यूज है? फोर्थ यूज। आइए देखते हैं फोर्थ यूज। एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या होता है इसका प्रयोग, ठीक है, वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे क्या देखते हैं अपन, इसका प्रयोग देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक नाउन का यूज पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं मैंने? एक नाउन का यूज पढ़ रहे हैं वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे, ठीक। यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तरह ना। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला राधा, क्या बोला मैंने? राधा पेंटेड। मैं हर बार बताता हूँ एग्जाम्पल को, आप देखिए एग्जाम्पल को। राधा पेंटेड हर नेल्स, क्या बोला मैंने? राधा पेंटेड हर नेल्स। क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? पेंट करने। क्या काम हो रहा है? पेंट करने काम हो रहा है। अपने को वर्ब मिला कि नहीं मिला? वर्ब मिल गया ना अपने को, हाँ कि ना? ये पेंट करने का काम कर कौन रहा है? राधा। राधा क्या हुई हमारी? सब्जेक्ट। स्टार्टिंग में भी आई देखो, नाउन भी है, ठीक है। राधा पेंटेड, उसने क्या क्या रंगा? उसने किसको रंगा? नाखून को। प्रभाव किसे पड़ा? नाखून ने पड़ा ना। पहले नाखून गंदे दिख रहे थे, अब क्या दिख रहे हैं? नाखून सुंदर दिख रहे हैं। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा नाखून पे? तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मुझे क्या करना है? एक नाउन लेना है। क्या लेना है? एक नाउन लेना है जो कि इसको क्या करे? आइडेंटिफाई कर दे। किसको? ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। दुनिया में किसी भी चीज का नाम नाउन है ना, हाँ कि ना? दुनिया में हर चीज का नाम नाउन है ना, तो कलर का नाम भी नाउन होगा। यहाँ पर देखो, बोला राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। क्या बोला मैंने? राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। क्या बोला मैंने? राधा पेंटेड हर नेल्स रेड। राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। किसमें रंगा? लाल रंग में रंगा। बताना ये नाउन है कि नहीं है? है ना? नाउन है ना, कलर का नाम है। अब मुझे बताओ इस पूरे सेंटेंस को क्या हिंदी में क्या हो जाएगा? राधा ने अपने नाखून को लाल रंग में रंगा। अब बताओ नाखून कैसा है? लाल है। जो लाल है वही नाखून है, जो नाखून है वही लाल है, जो लाल है वही नाखून है। लाल और नाखून दो अलग अलग चीज है क्या वहां पे? नहीं, राधा के नाखून ही लाल है और जो नाखून है वही लाल है। लाल ही नाखून है, नाखून ही लाल है। तो देखो ये शब्द ऑब्जेक्ट की पहचान करा रहा है। किसकी? ऑब्जेक्ट की पहचान करा रहा है। तो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट का पूरक, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पूरक, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पूरक, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ना वो लाल वाला बैग लेके आओ, तो बोले लाल कलर को लेके आओ, बोलते हैं ना, तो लाल मतलब क्या? बैग मांग रहे हैं, तो वो बैग को लेके आओ। तो जो बैग है वही लाल है, जो लाल है वही बैग है। वैसे ही जो नाखून है वही लाल है, जो लाल है वही नाखून। देखो एक नाउन ऑब्जेक्ट की पहचान करा रहा है, तो क्या बन गया? वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब लगे यार हम पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं हम? पूरा पूरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं। आओ देखे जरा, डेफिनेशन देखते हैं। A word or phrase that identifies the object is called object complement, ठीक है। A word or phrase that identifies the object is called object complement. वह शब्द या वाक्यांश, क्या बोला मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे। यहां पे देखो क्या बोला था मैंने? वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। यहां पे मैंने क्या बोला? वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। देखो जरा वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखिए जरा, ठीक है, कि वो शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जरा नोट में, words can be a noun, an adjective, or sometimes an adverb, और समटाइम्स एन एडवर्ब। वो शब्द क्या हो सकता है आपका? कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? वो शब्द कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई आपका एडवर्ब भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीधा हो जाओ, हो गया। वो शब्द आपका कोई नाउन,
कोई एडजेक्टिव या कभी कभार कोई एडवर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो एक नाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव। एडवर्ब का तो आप कभी कभार की बात है, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज होगा, वैसे भी वहां पे फ्रेज होगा, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे एडवर्बियल क्लॉज की, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, हम एक नाउन का पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़ चुके हैं अपन? यहाँ पे एक नाउन का अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या बना वो नाउन? हमारा सब्जेक्ट कॉर्नर बना। और पढ़ना क्या आपने को? अब एडजेक्टिव का पढ़ना है, जैसे वहां पे पढ़े थे अपन, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बोला दिस म्यूजिक, क्या बोला मैंने? दिस म्यूजिक मेक्स मी, ये म्यूजिक मुझे बनाता है। क्या कर रहा है? ये म्यूजिक मुझे बनाता है। अब बताओ यहाँ पे काम क्या हो रहा है? ये क्या है हमारे पास? वर्ब है। क्या है हमारे पास? वर्ब है ना। ये बनाने का काम कौन कर रहा है? ये म्यूजिक, हाँ कि ना। ये क्या हुआ हमारे पास? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ हमारे पास? सब्जेक्ट हुआ। ये बना किसे रहा है? मुझे बना रहा है। मैं क्या हुआ आपका? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और क्या बना रहा है? एक एडजेक्टिव लेना है मुझे। क्या लेना? मुझे एक एडजेक्टिव लेना है। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी। क्या बोला मैंने? दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश बनाता है, मतलब खुश करता है। क्या करता है? ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। अब आप देख पा रहे हैं ये हैप्पी शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है? है ना। ये क्या है आपका? एक एडजेक्टिव। क्या है आपका? एक एडजेक्टिव है। अब मुझे बताना, क्या ये एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट की पहचान करा रहे हैं? दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, ये म्यूजिक मुझे खुश करता है। बताना, ये म्यूजिक किसे खुश करता है? मुझे खुश करता है। खुश कौन हुआ? मैं। कौन हुआ खुश? मैं। जो मैं हूं वही खुश है, जो खुश है वही मैं हूं। खुश और मैं जो अलग अलग लोग हैं क्या? नहीं। जो मैं हूं वही खुश है, जो खुश है वही मैं हूं। आप देखो, ये एडजेक्टिव इसका पूरक बन जा रहा है। बोले वो जो सबसे खुश आदमी उसको बुलाओ, यानी मैं, हाँ कि ना। मुझे बुलाओ, यानी कि मैं। तो जो खुश है वही मैं, जो मैं हूं वही खुश है। समझे बात को? यहाँ पे देखो, ये एक एडजेक्टिव है, और आप देख पा रहे हैं एक एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। क्या बोला मैंने? एक एडजेक्टिव भी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, समझ पा रहे हैं बात को, हाँ कि ना। क्या आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? पक्का पक्का। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आया? अब नोट करेंगे, चलिए अभी नोट कीजिए आप, आराम से नोट कीजिए, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है अपने को। टेक योर टाइम। क्या पढ़ रहे हैं? अभी वर्ग दो के लिए क्लास चल रहा है क्या? हाँ, वर्ग दो के लिए तो है ही। मीनू साहब जी कहते हैं मैं 18 मई, 18 मई, 18 मई मैं, अच्छा 18 मई में 2 साल, 2 से 4 बजे तक सीजीजीएस का राकेश सर होती है, और क्लास आज नहीं होगी क्या? वो आप रिसेप्शन में बात कीजिए मीनू जी। इस बारे में आप प्रीति जी कहते हैं इस बारे में आप रिसेप्शन में पहुंचिए ना, पूछिए ना। अच्छा उसको बोल रहे हैं, ऊपर वाले को, ठीक बोल रहे हैं प्रीति जी। मैसेज के नो रिप्लाई, कॉल करके देखिए, बात कीजिए रिसेप्शन में। मुझे कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर क्लास है क्या? इंग्लिश का सर, लिटरेचर नहीं, अभी लिटरेचर कहाँ लगा है पार्ट? अभी तो इंग्लिश के वर्ग दो का क्लास है जी, अभी तो लिटरेचर पार्ट ऐड ही नहीं हुआ है उसमें। वर्ग दो में तो लेक्चरर भी नहीं बोल सकते आप उसको। इंग्लिश का जो पोस्ट आया ना शिक्षक का वर्ग दो का, उसकी क्लास है, उसकी क्लास ग्रामर की क्लास है। अभी तो लिटरेचर ऐड नहीं हुआ है ना उसमें। जब लिटरेचर ऐड होगा तो हम लिटरेचर भी पढ़ेंगे। टेंशन मत, जो ऐड होगा हम सब पढ़ेंगे। हो गया? चेंज करें स्लाइड, चलिए इसको लिखिए। यूजेस ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर और वाक्य में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा।
लिख लीजिएगा इसको। ये पहली बार हुआ है 2026 में कि जब सब्जेक्टिव आया है ना वर्ग 2 का एग्जाम, ठीक है। 2026 एक ऐसा शिक्षक भर्ती का सन है कि जिसमें सब्जेक्टिव आया है वर्ग 2 का एग्जाम, बाकी अब तक क्या रहा है, सारा सब्जेक्ट जैसे वर्ग 3 का होता था वैसे आया है, ठीक है। कब है इसका एग्जाम? 25 अक्टूबर, ठीक है, 2026 को। हर्षा मिश्रा जी वर्ग 2 मैथ्स वाले, इसका क्या करेंगे पढ़ के? इंग्लिश का वेटेज है क्या उसमें? 5 नंबर का है ना उसमें इंग्लिश वेटेज, चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए फटाफट। अभी वर्ग 3 और वर्ग 2 का सिलेबस कहाँ से सेम है? अभी नहीं है वर्ग 3 और वर्ग 2 का सिलेबस सेम। कुछ जीएस के पोर्शन सेम है आपके, सीडीपी वगैरह हो गया, वो तो रहेगा ही, कॉमन है वो तो, है ना। चेंज करेगा स्लाइड, जल्दी लिखिए, थोड़ा जल्दी। आराम से का मतलब इतना भी नहीं है कि आप एकदम ही आराम से लिखें, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके लिखिए, ठीक है। हाँ लेकिन जब मैं समझा रहा था तब मत लिखा कीजिए ना, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा। हो गया, चेंज करें आप, कुछ रह गया आपका? राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आया है। सब्जेक्ट कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन बन सकता है, यहाँ पर आप ये नाउन है ना, नाउन या कोई प्रोनाउन, और आप यहाँ पे देखिए कोई नाउन बना हुआ है क्या आपका सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं। अच्छा सुनिए, इधर सुनिए, पहले इंग्लिश का लाइन लिखिएगा, मैं हिंदी बोलूंगा वो लिख लीजिएगा जिनको चाहिए होगा, फिर इंग्लिश फिर हिंदी, ऐसा ना। पहले डेफिनेशन लिख लो इंग्लिश वाला, मैं उसके लिए आपके लिए हिंदी भी बोल दूंगा, चाहो तो कॉपी में लिखते चलना साथ साथ, ठीक है। A word or phrase that identifies the subject is called subject complement. बोलो इसका हिंदी, लिखिए इसका हिंदी डेफिनेशन का। वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। वह शब्द या वाक्यांश जो सब्जेक्ट की पहचान करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। हमारे यहाँ पे 13 जुलाई का कोई बैच है क्या? एक मिनट, रुक्मणी जंघेल जी, आप बिलासपुर ब्रांच के बैच की बात कर रहे हैं कि रायपुर ब्रांच के बैच की बात कर रहे हैं? आप बताइए जरा, कौन से 13 जुलाई के बैच की बात कर रहे हैं आप रुक्मणी जी? 13 जुलाई वाले में
वाले हैं क्या कोई यहाँ इसमें अभी तक? अच्छा, इंग्लिश और ईवीएस का और सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट नहीं है। अच्छा, नहीं हुआ है बोल रहे। कौन से 13 जुलाई की बात कर रहे हैं? ये बिलासपुर शाखा की बात है ना। नोट लिख लिए? नोट, नोट का हिंदी बोलूं? ठीक है, देखो, वर्ड्स कैन बी अ नाउन एंड एडजेक्टिव समथिंग एंड वर्ब। वो शब्द जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे उनकी बात करो ना। वो शब्द कोई संज्ञा, वो शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण, वह शब्द कोई संज्ञा, कॉमा कोई विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण, या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। रुक्मणी जी कहते हैं रायपुर वाले की सर। अच्छा, रायपुर वाले बैच की बात कर रहे हैं। ये बैच तो बिलासपुर की है रुक्मणी जी। तो रायपुर वाले के लिए आप एक बार रायपुर के सर पे कॉल करके पूछ सकते हैं चीजों के लिए। यहाँ वैसे 13 जुलाई की कोई बैच नहीं है, इसमें ऐसा नहीं ना हुआ हो। एक ही बैच है 13 जुलाई की, और वो है मेरे ख्याल से मंगला ब्रांच की। हो गया? ये एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। कुणाल इज माई फ्रेंड, कुणाल इज माई फ्रेंड। फ्रेंड क्या है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई वाज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है आपका? ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेंड एक नाउन है, और हम नाउन का यूज तो पढ़ रहे थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, तो आप देख पा रहे हैं वो एग्जाम्पल है। लेकिन हम पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ चुके हैं, तो ब्यूटीफुल भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सर ये क्लास ऑफलाइन में कहाँ चल रहा है? तो बिलासपुर ब्रांच, उड़ान, गांधी चौक। बिलासपुर में उड़ान के गांधी चौक वाले ब्रांच में चल रहा है। बिलासपुर में भी उड़ान के 2 ब्रांच है, गांधी चौक और मंगला। तो गांधी चौक वाले ब्रांच में ये चल रहा है क्लास। ठीक है, हो गया? ये लिख लिए? अब देखिए इसके नीचे मैं नोट करके एक बात लिखवाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। चेंज करूँ क्या मैं स्लाइड? ये चेंज करते हैं ना। हो गया ना आप लोगों का? ठीक है, देखिए चेंज करते हैं। इसके नीचे में, किसके नीचे में? इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नीचे में, इधर देखो, इधर देखो, मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। ठीक, नोट, a linking verb is always present before them, before them। इनके पहले एक ना एक लिंकिंग ऑफ आना अनिवार्य। देम का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना। मतलब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उनके पहले एक लिंकिंग ऑफ आना अनिवार्य है। क्या बोला मैंने? जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारे, जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उनके पहले एक ना एक लिंकिंग ऑफ आना अनिवार्य है। तो बोला मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले और सब्जेक्ट के बाद में एक ना एक लिंकिंग ऑफ आना अनिवार्य है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये देखो, ये सब्जेक्ट है ना, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, उसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये जो इज है ना, इज, ये यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। जो आर है वो यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब बोले सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन की बात है, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं क्या कि जो इज, एम, जो इज, एम, आर, वाज और वर जो है, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब है। हाँ कि ना? हम तो सर बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि ये जो सारे शब्द हैं क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। और आप अचानक से बोल देंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है, तो फिर हम कहाँ जाए? हाँ कि ना? यहाँ पर देखो, ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, ये जो आपके वर्ड्स है, ये जो सारे आपके वर्ड्स है, ये आपके क्या है? ये आपके लिंकिंग वर्ब है। क्या है आपके? ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। अब बोले सर सेम ही तो है ना? अब बोले सर सेम ही तो है, तो कभी आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल दे रहे हैं, कभी आप इसको लिंकिंग वर्ब बोल दे रहे हैं। हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कभी ये हेल्पिंग वर्ब है और कभी ये लिंकिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सहायक क्रिया। किसकी सहायता करते हैं ये? मुख्य क्रिया की, मेन वर्ब की। जब इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद में क्या दिखे आपको? मेन वर्ब दिखे। क्या दिखे? जब इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद में आपको क्या दिखे? मेन वर्ब दिखे। क्या दिखे आपको?
मेन वर्ब दिखे तो आप देख पाएंगे इस मेन वर्ब के कारण ये क्या कहलाएंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, जब इज देयर आर वाज वर्ब के तुरंत बाद कोई मेन वर्ब दिखे तो इस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले ये बन जाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। पर जब इज देयर आर वाज वर्ब के तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब ना आए तो सहायता किसी करेंगे, किसी का नहीं करेंगे। जब कोई क्या आ जाए, जब कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, जब कोई नाउन आ जाए, या फिर कोई क्या आ जाए आपका एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। जब सब्जेक्ट के बाद क्या है, इज एम आर वाज वर आए और उनके बाद में कोई मेन वर्ब ना आके क्या आ जाए, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो इनके कारण फिर क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से उस नाउन या उस एडजेक्टिव को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे आपके लिंकिंग वर्ब। इधर देखो क्या हुआ हमारा, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, इज एम आर वाज वर और फिर क्या है मेन वर्ब, तो ये सब्जेक्ट के बाद आने वाले क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। और यहाँ पर देखो जब क्या आया आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद क्या आया, इज एम आर वाज वर, लेकिन उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आया, क्या आया, एडजेक्टिव या नाउन आया। तो इस सब्जेक्ट से इस एडजेक्टिव या नाउन को लिंक करने वाले, जोड़ने वाले क्या बन जाएंगे, आपके लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। आप मुझे बताइए, मैंने बोला राम इज ईटिंग, क्या बोला मैंने, राम इज ईटिंग, राम खा रहा है, राम सब्जेक्ट, ईटिंग मतलब खाने की क्रिया हो रही है, इज वहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है वो, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि क्रिया आ रहा है मेन वहां पे खाने का। बोला राम इज अ गुड बॉय, क्या बोला, राम इज अ गुड बॉय। अब मुझे बताइए राम क्या है, सब्जेक्ट, और वहां पे क्या होता है ना, इसके बाद कोई आ रहा है क्या आपका मतलब वर्ब वगैरह नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, वर्ब क्या है, गुड एडजेक्टिव आ जा रहा है, हाँ कि ना, और बॉय क्या आ रहा है, नाउन आ जा रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो इज लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। समझे बात को। वैसे आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, क्या कुणाल के बाद कोई वर्ब आ रहा है, क्या नहीं, नाउन आ रहा है, तो बीच में आने वाला इज लिंकिंग वर्ब। क्या फ्लावर्स के बाद कोई वर्ब आ रहा है, क्या नहीं, एडजेक्टिव आ रहा है, तो बीच में आने वाला आर लिंकिंग वर्ब। समझे बात को। जब इज एम आर वाज वर्ब के तुरंत बाद में जब कोई वर्ब आए मेन वर्ब तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले सहायक क्रिया बन जाते हैं। और इज एम आर वाज वर्ब के तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब ना आए, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आए, तो वो सब्जेक्ट से उस नाउन या उस एडजेक्टिव को जोड़ने वाले, कनेक्ट करने वाले, लिंक करने वाले लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। क्लियर है बात। लिंकिंग वर्ब बहुत सारे होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बहुत सारे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग 22 होते हैं, कितने होते हैं, 22 होते हैं। लिंकिंग वर्ब भी लगभग उतने ही होते हैं, लगभग 18, 16, 18 होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 है ये कॉमन है लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, इन पे ही सवाल आता है। ये 5 आपके हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, यही 5 आपके लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। कैसे पहचानेंगे, इनके तुरंत बाद में कोई मेन वर्ब आया तो ये क्या बन जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आया तो क्या बन जाएंगे आपके ये लिंकिंग। समझ में आया बात। ठीक है, तो ये लिख लो नोट, अ लिंकिंग वर्ब इज ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर दैम। दिस म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी, हैप्पी में लिंकिंग नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले लिंकिंग आएगा मैं बोल रहा हूँ। जो मैं सेंटेंस बताया प्रीति जी, वो तो मैं एग्जांपल के लिए ऐसे बता दिया, आप जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो तो मैंने ऐसे बता दिया। हेल्पिंग वर्ब लिखवा दीजिए सर। हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, देखिए क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू, डस, कितने चाहिए, डू, डस, डिड। ठीक है, और आपका हो गया विल और सेल, कितने हुए, 5। ठीक है, 5 हो गए। और देखो इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल बी, कितने हुए, 7। 7 5 12, कितने हुए, 7 5 12। हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, 12 5 17, कितने हुए, 17। फिर आते हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर 5 17 5 22, टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ध्यान रखिएगा। हम जब वर्ब पढ़ेंगे वर्ब तब मैं लिखवा दूंगा भैया हेल्पिंग वर्ब, टेंशन मत लीजिए। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा आपको हेल्पिंग वर्ब। मेरा इंग्लिश लिटरेचर में बीए है सर। अच्छा, बीए में इंग्लिश लिटरेचर है जी, ठीक है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। बीए है सर, मैं वर्ग 3 का क्लास कर रही हूँ, तो वर्ग 2 के लिए अलग इंग्लिश। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शारदा जी, आपका वर्ग 2 के लिए जो तैयारी होगा वो 50 नंबर का अलग से होगा, किसका, इंग्लिश का। वर्ग 3 और वर्ग 2 में चीजें मिलती जुलती तो है, पर वर्ग 2 एकदम सब्जेक्टिव हो गया है ना, इसमें कुछ एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो अगर आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रहा है तो आप बिल्कुल वर्ग 2 का फॉर्म भर सकते हैं, मैंने कल तो डिस्कस किया था इस बारे में। ठीक है, अलग से क्लास लेना पड़ जाएगा आपको उसके लिए। ठीक, यहाँ पे देखो अ लिंकिंग वर्ब इज ऑलवेज प्रेजेंट बिफोर देम। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। क्या बोले, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहले, या बोल लो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में, जो बोल लो आप। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है, इसका हिंदी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले
एक ना एक लिंकिंग वर्ब आना अनिवार्य है। ओके, लिख लिया क्या इसको? अब आप पहचान जाएंगे कि इज एम आर वॉज वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब और कब लिंकिंग वर्ब। आपको उसकी तुरंत बात देखना है, कोई वर्ब दिखा तो क्या हो जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब, पर कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव दिखा तो क्या हो जाएंगे वो लिंकिंग वर्ब, जोड़ने वाले वर्ब। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिख लीजिए भैया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ यूज है नाउन का। हम नाउन तो पढ़ लेते पर नाउन की यूज ही नहीं पता होते अपने को। हम बच्चों ने पढ़े ना स्कूल में नाउन। ठीक है, लिखिए a word or phrase that identifies the object is called object complement। उसका भी हिंदी में बोल दूंगा ना, आप जब हो जाए तो पूछिएगा मेरे से। a word or phrase that identifies the object is called object complement। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। हो गया। वह शब्द या वाक्यांश जो ऑब्जेक्ट की पहचान करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नोट लीजिए वर्ड्स कैन बी अ नाउन एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब। वह शब्द कोई संज्ञा, कोई विशेषण या कभी कभार कोई क्रिया विशेषण भी हो सकता है। जो पिछले वाले में लिखे ना नोट में, नोट का वही लिखिएगा हिंदी वाले क्लास के टाइम क्या है, तो मैं भी परचेज करूंगा। कौन सा कौन सा बोल रही है शारदा जी? सर इंग्लिश की क्लास इसी टाइम दोपहर में ही होगी क्या? हाँ गणेश्वर भैया, इसी टाइम होगी इंग्लिश की क्लास, वर्ग 2 के लिए दोपहर में ही। बाद में भी कुछ टाइम चेंज होगा तो बताएंगे आपको। हाँ, देखते हैं एडजस्ट करेंगे चीजों को। ठीक है, क्या होता है देखते हैं अपन। ओके, याद रखना ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में किसी प्रकार के लिंकिंग की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट बात में आता है ना, याद रखना। देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम। सर व्हाट आर द लिंकिंग वर्ब्स एक्सेप्ट, बहुत सारे हैं। इज एम आर वॉज वर्ब को छोड़ के बहुत सारे हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लुक, वॉच, फील, स्माइल, ये सब भी आपके लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, हाँ ये वर्ग 2 वाला जो इंग्लिश का जो क्लास है ना, ये दोपहर 2 से 4 चल रहा है। अभी रुक जाइए, 3 दिन डेमो लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे परचेज के बारे में। ठीक है, अभी से हड़बड़ाइए मत। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि कल कुछ शेड्यूल चेंज होता है ना, हमारे यहाँ पे गुरुवार शुक्रवार और शनिवार शेड्यूल चेंज होते हैं। अभी वेट करते हैं कल का, फिर बताएंगे आपको एग्जैक्ट टाइम क्या रहने वाला है। कल अपन डिसाइड कर लेंगे कि फिक्स टाइम रखना है इसका या कुछ चेंज करना है, कैसे करना है। सर सुबह और शाम में वर्ग 3 की क्लास रहती है, तो ये क्लास दोपहर में ही रखिएगा। ठीक है प्रीति जी, प्रयास करेंगे दोपहर में ही रहिए क्लास इस टाइम, है ना जी। जो नोट लिखवा रहा था लिखिए, इसमें नोट लिखो, चेंज लिख लिए ना आप लोग, चेंज करें स्लाइड।
नोट लिख लीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ एनी लिंकिंग वर्ब बिफोर देम। इनके पहले, इनके मतलब कौन, देम का मतलब कौन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी भी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले किसी प्रकार के लिंकिंग ऑफ की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिए। हो गया, ये तो हो गया नाउन की यूसेज। वो अब कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। हो गया क्या, चेंज करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूसेज तो देख लिए नाउन के, देख लिए, पर नाउन किसे देख लिए, और आते हैं नाउन के प्रकार में, किसमें आते हैं, नाउन के प्रकार में आते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, क्या बोला मैंने, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन के प्रकार, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अभी लिखो मत, बस देखो, ठीक है। जब मैं लिखने बोलता हूँ तब लिखा कीजिए, अभी समझिए बस। नाउन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला जो आपका होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है आपका, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका क्या होता है, कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपका क्या, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। होता है क्या आपका, मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है पांचवा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन भी 5 प्रकार का होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये 5 प्रकार होते हैं। फटाफट अभी याद कर लीजिए इन पांचों नाम को फटाफट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, याद हो गया। चलो बताओ जरा कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बोलो, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। 5 प्रकार क्या होते हैं हमारे पास, नाउन होते हैं। क्या होते हैं 5 प्रकार के हमारे पास, नाउन होते हैं। अब हम इन 5 प्रकार में से सबको अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर, फिर कॉमन, फिर कलेक्टिव, फिर मटेरियल और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है। पहला क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अभी आप कुछ मत देखिए, बस देखिए, इट इज द नेम ऑफ, the name of a particular person. It is the name of a particular person, place, thing और an आइडिया नहीं आएगा इसमें, ऑर्गेनाइजेशन। आइडिया तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन या संस्था का नाम होता है। अब बोले सर ये परिभाषा तो नाउन के मेन परिभाषा से मिलता जुलता लग रहा है। आप जरा नाउन का जो मेन डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया था, आप जरा एक बार इसको देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। पर प्रॉपर नाउन में मैं किसी भी की बात नहीं किया हूं, मैं विशिष्ट की बात किया हूं। क्या क्या मैंने, विशिष्ट बोला, ठीक है। क्या बोला मैंने, विशिष्ट बोला, ठीक है। यहाँ पर देखो पर्टिकुलर, क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर विशिष्ट, ठीक है, विशेष या फिर निश्चित। संज्ञा किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित या विशिष्ट वस्तु या फिर किसका कर रहे हैं, संगठन या संस्था। वहां पे विचार था, यहाँ पे क्या बोला गया है, संगठन या संस्था का नाम। क्या बोला गया यहाँ पे, संगठन या संस्था का नाम बोला गया है, ध्यान रखिए। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर पर्सन, निश्चित व्यक्ति, व्यक्ति तो सभी है ना, हाँ कि ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो मैं एक शब्द लिखता हूँ, क्या मैं एक लिखता हूँ, क्या, भगत सिंह। क्या लिखा मैंने, भगत सिंह। बताओ क्या हम हर लड़के को भगत सिंह बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना। एक निश्चित व्यक्ति का नाम था ना भगत सिंह, हाँ कि ना, वीर सपूत भगत सिंह। और क्या बोला गया,
प्लेस स्थान की बात करें, मैंने बोला क्या बिलासपुर, क्या बोला मैंने बिलासपुर। अब मुझे बताइए क्या हम हर शहर को बिलासपुर बोल सकते हैं क्या? निश्चित जगह का नाम है बिलासपुर। और आगे किसमें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन के नाम, सॉरी थिंग हो गया ना, थिंग बचा है। अब बताना जिस भी चीज में जान ना हो, जीव ना हो, वो वस्तु में आता है कि नहीं आता है? कोई इमारत भी वस्तु में आ सकती है ना, हाँ कि ना? मैंने क्या बोल दिया, ताजमहल, क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे? मैंने बोला ताजमहल, क्या बोला मैंने? ताजमहल बोला। तो बताना जरा ताजमहल भी क्या है? एक निश्चित इमारत का नाम है ना। क्या हम हर इमारत को ताजमहल बोल पाते हैं क्या? नहीं। एक निश्चित इमारत का नाम क्या है हमारा? ताजमहल, ठीक है। भगत सिंह बिलासपुर ताजमहल। और क्या रहा? ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन का नाम। अभी बताना यूक्रेन, यूक्रेन बोल रहा हूँ, ईरान इराक और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। तृतीय विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बीच में बन चुकी थी। तो तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संस्था बनाया गया था, बहुत पहले संगठन बनाया गया था। उस संगठन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस। क्या नाम है उसका? यूनाइटेड नेशन। यूएन का नाम सुना ना आपने? यूनाइटेड नेशंस। तो मुझे बताना क्या हम हर संगठन को यूनाइटेड नेशंस बोल सकते हैं क्या? नहीं। निश्चित संगठन का नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हो जाता है। और संस्था की बात करें तो हम अभी जहां बैठ के पढ़ रहे हैं, इस संस्था का नाम क्या है? उड़ान आईएएस एकेडमी। क्या हम हर संस्था को, हर कोचिंग सेंटर को उड़ान आईएएस बोल सकते हैं क्या? तो निश्चित संगठन का नाम है ना, वैसे ही निश्चित संस्था संगठन का नाम भी क्या होता है आपका? प्रॉपर नाउन होता है। आप ध्यान दीजिए क्या होता है वो आपका? प्रॉपर नाउन होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे आप देखिएगा, प्रॉपर नाउन के लिए दो बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। इनका पहला अक्षर क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है? पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, पहला अक्षर बी कैपिटल है ना, यहाँ पे, यहाँ बी कैपिटल, यहाँ टी कैपिटल, यहाँ पे यू कैपिटल है ना, पहला अक्षर कैपिटल। दूसरी बात ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, हम उनके अंत में ना एस ई एस या आई एस जोड़ के उसको बहुवचन नहीं बनाते। इवन किसी भी प्रकार से हम उसको ऐसे बहुवचन नहीं बनाते। जैसे मान लो प्रॉपर नाउन, मान लो आपका नाम राम है, क्या नाम है आपका? राम है। अब इस कक्षा में 5 राम है, तो मैं रामो थोड़ी बोल पाऊंगा, बोल पाऊंगा क्या? राम्स बोल पाऊंगा क्या? नहीं। पांचों के 5 राम ऐसे, यू ऑल 5 राम, हम ऐसे करके बात करेंगे, पर हम रामो बोल पाएंगे क्या? नहीं। तो इनका बहुवचन भी कभी भी नहीं बनता है। ताजमहल होता है क्या कभी? बिलासपुर से सुना है क्या आपने? भगत सिंह सुने हैं क्या? यूनाइटेड नेशंस में, इसमें ये तो ऐसे इसके नाम पे ही है ना। और अलग से लगा सकते हैं क्या अपन? इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? ये हमेशा क्या सिंगुलर होते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। या फिर आप क्या लिखे यहाँ पे? वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल। आप जो लिख लीजिए, वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस ई एस और आई एस, ठीक है। हो गया। एक ही बात है, हम इनके अंत में एस ई एस या आई एस प्रत्यय जोड़ के इनका बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। ज्यादा डाउट जा रहा है तो आप ये मत लिखो, ठीक है। वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल, यहाँ तक ही लिखो आप, ठीक है। यहाँ तक ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो बातें हो गई क्या? पहला तो ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। फिर दूसरी बात क्या हो गई कि इनका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, या फिर इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता। लास्ट में एस एस या आई करके तो बना ही नहीं सकते। काम चलाने के लिए हम बोथ लगा देते हैं, बोथ राम, यू बोथ राम, ठीक है। यू ऑल 5 राम, ऐसा वन प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, जो आपका क्या अपन, आराम से बेटा, आराम से। हाँ, अच्छा इसके पहले और भी तो लिखना है ना, ठीक है। ये हो गया।
चेंज करें, देखिए सबका हिंदी पूछते चलेगा ना मेरे को मेरे से, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। राइटिंग तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत बुरा तो नहीं है ना, राइटिंग ठीक है ना, ओके। एक्चुअल ये होता है ना कि यहाँ पे जब लिखना होता है डिजिटल बोर्ड में, तो हम अपना ये वाला एरिया टच नहीं कर सकते हाथ का, तो कॉपी में अपन पूरा क्या करते हैं, सपोर्ट लेकर लिखते हैं, इसमें से ऊपर से लिखना पड़ता है, कैसे ऊपर से, तो राइटिंग अगर अच्छी भी हो तो बिगड़ जाती है। जी, हिंदी बोलो। इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये किसी निश्चित स्लैश विशिष्ट लिख लीजिएगा ना, ये किसी विशिष्ट या स्लैश निश्चित, ऐसे ये किसी विशिष्ट स्लैश समझते हैं ना, ऑब्लिक, ठीक है, ऐसा वाला, ये देखो जैसे लगाया हुआ, ठीक है। ये किसी विशिष्ट ऑब्लिक निश्चित व्यक्ति, कॉमा वस्तु, कॉमा स्थान, व्यक्ति कॉमा वस्तु कॉमा स्थान या संगठन के नाम होते हैं। ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन के नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल। लिखिए इनका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, इनका पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल, इनका पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जी हाँ, ज्यादा बेटर है इस वाला बैच का नोट बनाए अच्छे से, जो मिलता जुलता होगा तो देखिए वो नोट्स अच्छा होगा ना, अगर अच्छे से बनाए होंगे ना, तो कुछ मत कीजिए, जो ऐड ऑन होगा वो करते जाइए उस नोट्स में। उस नोट्स में जगह है कि नहीं है खाली, हाँ लाए ना, तो जो एक्स्ट्रा है वो ऐड ऑन करते जाइएगा। नहीं पढ़े थे, हाँ, जो एक्स्ट्रा होगा ना वो ऐड ऑन करते जाइएगा, और वो कॉपी जस्ट डबल लगेगा, वो अभी आधा है, उससे ज्यादा मोटा कॉपी लगेगा, जस्ट डबल, तो ना वो ठीक है, उसमें ही ना ऐड ऑन करते जाइए, साथ साथ जो नया मतलब जो एक्स्ट्रा है, और जो जहां तक वो कंप्लीट हो गया है, आपके पास में कंप्लीट हो गया था ना नॉर्मल इंग्लिश, कौन सा वाला बैच आपको, 27 अप्रैल वाला शाम वाला बैच है, अच्छा वो ठेकेदार साहब बोलते हैं इसको वो वाला बैच, हाँ, तो ठीक है फिर, तो वहां पे वॉइस ना इधर तो और अपन आगे ही पढ़ेंगे, नरेशन वगैरह सब पढ़ेंगे इसमें, तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते जाइएगा इधर का, ठीक है, ओके, हो गया। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वी कैन नॉट मेक द प्लूरल, ये क्या, ये हमेशा एक वचन में होते हैं, हम इनको बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। ये हो गया क्या आपका प्रॉपर नाउन, क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अब बात करते हैं किसमें आते हैं, कॉमन नाउन, किसमें आते हैं अपन, कॉमन नाउन में आते हैं। प्रॉपर नाउन है ये पहला, सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास सेकंड कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, आइए देखते हैं क्या होता है कॉमन नाउन। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स, लिखिए मत बस देखिए, जब लिखने बोला करो तब लिखिएगा, इधर देखिए। इट इंडिकेट्स कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज और थिंग्स, ये क्या करते हैं, स्पीसीज मतलब जीवों के, और वस्तुओं के कैटेगरी को, वर्ग को बताते हैं, वर्ग को बताता है। मैं हिंदी में एक लाइन लिखता हूँ, ठीक है, बहुत इजी सा, जो आपको समझने में मदद करेगा, आप कैसे पहचान सकते हैं कॉमन नाउन, देखिए, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे
दिखने वाले, कैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम, जाति या प्रजाति का नाम। क्या बोला मैंने? एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। क्या बोला मैंने? एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। अब मुझे बताना, बहुत कम हाइट का जानवर, क्या बोला मैंने? बहुत कम हाइट का जानवर जिसके 4 पैर होते हो, दुम पीछे से मुड़ी हुई होती हो, मुंह नुकीलेदार होता हो, 4 नुकीले दांत होते हैं और भौंकता है, क्या कहलाएगा वो? डॉग कहलाएगा ना। सारे डॉग्स ऐसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं कि आपके मोहल्ले में वो डॉग कहलाया, मेरे मोहल्ले में वो शेर कहलाया, वो अलग बात है, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, हाँ कि ना? पर बशर्ते वो है तो डॉग ही। तो सारे वैसे दिखने वाले को हम डॉग बोलेंगे ना। सारे डॉग सेम दिखते हैं ना, तो उनकी जाति प्रजाति क्या बोलेंगे अपन? डॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन उसको? डॉग बोलेंगे। क्लियर है बात? ये हो गया डॉग। अब मुझे बताइएगा, एवरेज, ठीक है, औसत 5-6 फुट, 5-6 फुट के हाइट वाला मनुष्य, क्या बोला मैंने? औसत 5-6 फुट के हाइट वाला मनुष्य, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, 2 ही प्रकार के कपड़े पहनता हो, ऊपर और नीचे, ठीक है, बाल छोटे रखता हो, चेहरे पे दाढ़ी मूछे रखता हो, वो क्या कहलाएगा? बॉय कहलाएगा, मैन कहलाएगा। सारे लड़के ऐसे दिखते हैं ना, हाँ कि ना? क्या कहलाएंगे वो आपके? बॉय, या क्या बोलीजिए आप उनको? मैन। ठीक है, उनके जातीय नाम है ना पुरुष जाति, क्या बोलते हैं? पुरुष जाति। अब मुझे बताना, 4-5 फीट की औसत हाइट वाले मनुष्य, कितने? 4-5 फीट के, आए बाएं साए रंग बिरंगा कपड़ा पहनता हो, इधर से फटा इधर से फटा, लंबे लंबे बाल रखता हो, ठीक है, जब आप उसको देखो तो चेहरे पे पुट्टी लगा हुआ रहता हो, बताओ वो प्राणी क्या कहलाएगा? गर्ल। देखो खुद ही बता रहे हैं, आगे क्या कहलाएगा आपका? गर्ल, हाँ कि ना? तो सारी लड़की ऐसी दिखती है ना, गर्ल या वुमेन। या आपने कभी दाढ़ी वाली लड़की भी देखा है? आने से पहले कटवा देते हैं जी वो लोग, ठीक है, गर्ल या वुमेन। डॉग, बॉय जो सपाट, डॉग, बॉय, मैन, गर्ल और वुमेन, ठीक है। महिला जाति पुरुष जाति कहते हैं ना अपन, महिला जाति हो थोड़ा सा संभल के रहो, सुने होंगे ना डायलॉग, हाँ कि ना? वही है, ठीक है। बॉय, डॉग, मैन, गर्ल, वुमेन, सब एक जैसे दिखते हैं ना। सारी लड़कियां ऐसी दिखेंगी, सारे लड़के ऐसे दिखेंगे, सारे कुत्ते वैसे दिखेंगे, हाँ कि ना? और देखो मुझे बताना, एक बड़ी सी इमारत, एक बड़ी सी बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे कमरे होते हो, क्या हो जिसमें? बहुत सारे कमरे होते हो, बहुत सारी खिड़कियां, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, प्रत्येक कमरे में बोर्ड लगा हुआ होता हो, सामने बेंच होते हो, और वहां पे बच्चे ड्रेस पहन के आके बैठते हो, तो वो बड़ा सा बिल्डिंग क्या कहलाएगा? स्कूल। क्या कहलाएगा? विद्यालय, विद्या का मंदिर। सारे स्कूल वैसे दिखते हैं ना, सब में बहुत सारे कमरे होते हैं कि नहीं होते? सब में बेंचेस लगे, सब में बच्चे आते हैं, हाँ कि ना? तो सब एक जैसे दिखते हैं, उनकी जातीय प्रजाति का नाम क्या है? स्कूल, विद्यालय, ठीक है, विद्या का आलय यानी विद्या का मंदिर, स्कूल। इनका प्रॉपर नाउन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, सरस्वती शिशु मंदिर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये इनका प्रॉपर नाउन है, हाँ कि ना? पर इनकी जातीय प्रजाति का नाम क्या है? कि ये स्कूल है। कैटेगरी का नाम क्या है? किस वर्ग में आते हैं? स्कूल वर्ग में आते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, अब मुझे बताइए, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र, क्या बोला मैंने? एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जहाँ पे रोड अच्छे हो, नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था हो, वहां पे कलेक्टोरेट हो, हॉस्पिटल मेडिकल पास में हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, तहसील हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, तो बड़ा सा क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? शहर। क्या कहलाएगा वो? सिटी कहलाएगा, हाँ कि ना? क्या कहलाएगा वो आपका? सिटी कहलाएगा, शहर कहलाएगा, ठीक है। तो जातीय प्रजाति का नाम क्या है? कि उनका शहर है, सब ऐसे दिखते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर नाम क्या होगा? इस वाले का नाम बिलासपुर, बगल वाले का नाम मुंगेली, दूर वाले का नाम रायपुर, हाँ कि ना? समझे बात को? तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये क्या है आपके? ये है आपके कॉमन नाउन। क्या है आपके? कॉमन नाउन है। पहचानना कैसे है? एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम क्या होता है आपका? कॉमन नाउन होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, आप इनका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप इनका सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो इधर, डॉग का डॉग्स, बॉय का बॉयज, मैन का MEN मैन, गर्ल का गर्ल्स, वुमेन का WOMEN वीमेन, ठीक है, स्कूल का स्कूल, सिटी का सिटीज, IS लगा सकते हैं, ES से आई लगा के आप इनका बहुवचन बना सकते हैं, केवल प्रॉपर नाउन का नहीं बना सकते। समझे बात को? नोट कीजिए। इसमें हिंदी की जरूरत नहीं है, ये वाला हिंदी लिख लीजिएगा ना, ठीक है, इसका अलग से नहीं लिखना है, ये वाला हिंदी लिख के खत्म कीजिए। PMD क्या कह रहे हैं? इतना स्लो क्लास होगा तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सर। देखो, PMD फुल फॉर्म तो नहीं पता भैया मेरे को आपके नाम का। अभी क्या हुआ है ना, अभी तो क्लास अपने स्टार्ट किया है, मतलब जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है उस टाइप का है। हो सकता है आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कहीं पे, या खुद से पढ़े हो, तो आपको लग रहा है स्लो। अभी देखिएगा एक चीज, अब एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या करता है? वो दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है।
फिर बाद में मुंह जुठाई होता है उसका, तो क्या करता है वो खीर खाता है, बिस्किट पानी में डुबा के खाता है, उसका क्या करता है वो आगे चावल खाने का प्रयास करता है, फिर रोटी खाता है, बाद में पिज्जा बर्गर मोमोज खाता है। तो अभी आपका जन्म हुआ है और आप डायरेक्ट मोमोज गटकने का प्रयास कर रहे हैं, टपक जाओगे भाई, बिल्कुल निपट जाओगे, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल जैसे मैं लेके चल रहा हूँ वैसे लेके चलो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कंप्लीट करा के दूंगा ना आपको। लेक्चरर मैंने कंप्लीट कराया है भैया 2 महीने में, 60 दिन में, तो ये तो वर्ग 2 का है, क्योंकि लेक्चरर में क्या होता था 150 नंबर का वेटेज रहता है, लेकिन अब तो 100 में 100 नंबर का रहता है वेटेज ना। ठीक है, टेंशन मत लो। अभी छोटे बालक हैं, अभी अपन इसमें अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, जन्म हुआ है अभी इंग्लिश के मामले में मान लीजिए। ठीक है, तो अभी से मोमोज खाने का प्रयास मत कीजिए, उसका भी टाइम आएगा। तो अगर मैं अभी से हड़बड़ा दूं तो बेसिक क्लियर नहीं हो पाएगा, यही हड़बड़ा जाएंगे। तो और किसको किसको स्लो लग रहा है ये बता दीजिए, इनको लग रहा है वो बता सकते हैं स्लो, आप लोग को स्लो थोड़ी लग रहा है। जी ना, एक ही रहेगा, बस एक ही रहेगा, हाँ यही रहेगा मैम। अरे यार देखो, वो चाहेगा सब मिला जुला करके, समझे, इंग्लिश वैसे लो और वैसे लो, बात तो वही हुआ ना। नहीं तो वही आएगा ना मिला कर कंप्लीट, अभी देखिए ना ग्रामर ही तो पूछा जाएगा, अगर वैसे भी देगा तभी तो बन ही जाएगा ना। ठीक, ठीक है। यदि आपको लगे किसी को कि स्लो लग रहा है तो बोल दीजिएगा, मैं बिल्कुल फास्ट खींच सकता हूँ आपको, कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन वाला तुम लोग को थोड़ी लग रहा है स्लो, नहीं ना। अभी मैं जान के थोड़ा स्लो लेके ही चल रहा हूँ, अभी तो आज पहला ही दिन है हमारा, कल तो हमारा ओरिएंटेशन क्लास था। अभी आएगा, टाइम आएगा स्पीड करने से। हो गया क्या, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन, क्या है हमारे पास थर्ड, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है कलेक्टिव नाउन, बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये क्या होता है, कलेक्शन से बने गए ग्रुप का, समूह का नाम होता है, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। क्या होता है, आपके समूह का नाम होता है, क्या होता है, ये एक ग्रुप का नाम होता है, ध्यान रखिए, होता है ये ग्रुप का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक्चुअल में इसको पहचानने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ हिंदी में, ध्यान से देखिएगा। एक जैसे दिखने वाले या एक समान, एक समान गुण रखने वाले, एक जैसे दिखने वाले या एक समान गुण रखने वाले चीजों या जीवों, चीजों या जीवों को मिलाकर, लिखो मतलब देखो, मिलाकर बनाए गए समूह का नाम। ठीक है, एक जैसे चीजों या जीवों को मिलाकर के बनाए गए समूह का नाम। आप जरा देखो, ये वाला पिछले वाले से मिलता जुलता नहीं लग रहा है, जरा पिछला वाला पढ़िए जरा एक बार, आप पढ़िए उसको। क्लास की टाइम क्या है सर, 2 से 4, 2 से 4 हेमंत जी। क्या बोला मैंने, एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों को मिला के जाति या प्रजाति का नाम, एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, एक जैसे दिखे, या तो क्या करे, या तो वो एक जैसे दिखे, नहीं भी दिखते हैं ना, या तो क्या उनमें एक समान गुण हो, या तो सब एक जैसे दिखे, अदरवाइज एक समान गुण हो उनमें। ठीक है, तो उस गुण के कारण या फिर उन दिखने वाले के कारण जब उनको अपन मिलाते हैं साथ में और मिला के जो समूह बनता है, उसका नाम, किसका नाम, समूह का नाम क्या होता है आपका, कलेक्टिव। वो जाति या प्रजाति का नाम है, उसमें एक जैसा दिखना कंपलसरी है। यहाँ पे आप एक जैसा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक जैसा गुण भी हो सकता है, तब भी अपन ग्रुप बना लेंगे। यहाँ पे देखो, चाबियां जानते हैं आप, चाबियां, कीज, चाबियां, बताइए क्या बहुत सारी चाबी है, तो हर चाबी क्या एक जैसे दिखती है क्या, कार की चाबी अलग, बाइक की चाबी अलग, अलमीरा की चाबी अलग, हाँ कि ना, डोर की चाबी अलग, नॉर्मल लॉक की चाबी अलग, लॉकर की चाबी अलग दिखती है, हाँ कि ना। सारी चाबियां दिखने में क्या है, अलग अलग है, पर सब में एक समान गुण है कि नहीं है, सबका काम क्या है, ताला खोलने, क्या काम है, गुण उनके ताला खोलने का काम है। तो सारी एक जैसे भली ना दिखे, लेकिन जब उसके समान गुण के कारण जब हम बहुत सारी चाबियों को साथ मिला के एक बंडल बनाते हैं, फिर हम उनको क्या बोलते हैं, चाबियां बोलते हैं कि चाबियों को गुच्छा बोलते हैं,
चाबियों का गुच्छा बोलते हैं, समझे बात को। जब उनको चाबियां कीज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको गुच्छा बोलते हैं, मतलब बंच, क्या बोलते हैं उनको, बंच बोलते हैं, ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताना, स्कूल गए आप सभी, स्कूल में बच्चे ड्रेस पहने होते हैं, हाँ कि ना, ठीक है, क्या ड्रेस पहने होते हैं, तो ड्रेस में सारे बच्चे सेम दिख रहे होते हैं, क्लियर है बात। तो अलग अलग आप बोले तो क्या है, वो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, पर वो सारे बच्चों को जब उठा के एक कमरे में बैठा दिया जाता है, तो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि पूरे क्लास को पढ़ा रहा होता है, क्लास को पढ़ा होता है, तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास क्या है, विद्यार्थियों का कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का क्या है, वो कलेक्शन है, समझे बात को। और आगे बढ़ते हैं। अब बोले सर जरूरी तो नहीं है कि सारे विद्यार्थी कैसे दिखे, अब आप सब भी तो विद्यार्थी हैं, क्या आप सब एक जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं। क्या हमारे पास कोई ड्रेस कोड है क्या, नहीं। आप सब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन आप सब में एक समान गुण है ना, क्या आप क्या कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, नहीं पढ़ने आए हैं यहाँ पर, तो पढ़ना आपका क्या है, समान गुण है। उस समान गुण के कारण जो बच्चे अलग अलग आए थे कहाँ कहाँ से, उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे बैठा दिया गया। तो बताओ मैं विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूँ कि मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, पूरे पूरे क्लास को पढ़ा रहा हूँ, समझे बात को। वहां भी क्या हो जाएगा, आपका क्लास हो जाएगा। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो एक जैसे दिखे या एक जैसे ना दिखे, उनमें समान गुण होना चाहिए, समझे। अब मुझे बता रहा, सैनिक जानते हैं आप, सैनिक, क्या सारे सैनिक एक जैसे दिखते हैं क्या, वर्दी में होते तो दिखते हैं, मान लो वर्दी में नहीं है ना, विदाउट वर्दी है, विदाउट ड्रेस है वो, ठीक है। विदाउट ड्रेस मतलब अपने जो नॉर्मल ड्रेस है उनके सिविल ड्रेस में है वो। आप समझिएगा, जब अलग अलग बोले तो क्या है, वो सैनिक है, पर सारे सैनिक में समान गुण होता है कि नहीं होता है, वो देश के लिए मर मिटना जानते हैं, देश की रक्षा करना जानते हैं, हाँ कि ना। तो अलग अलग बोले तो क्या है, सैनिक है। पर जब बहुत सारे सैनिक, 1000-2000 सैनिक एक साथ आए, तो हम उनको सैनिक बोलेंगे कि सेना बोलेंगे, सेना बोलेंगे। सैनिक मतलब सोल्जर, सेना मतलब आर्मी। तो आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। और ये कलेक्शन बना कैसे, एक समान गुण के कारण। अब आप 2 चीटी, 15 हाथी, 50 घोड़े, 3 छिपकली, 2 आदमी, 4 औरतों को मिलाकर बना सकते हैं क्या सेना, नहीं बना सकते। उनमें समान गुण कहां से आएगा, आएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना उनमें समान गुण, ठीक है, तो उनका नहीं बन पाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, किसी कारणवश अगर आप उनमें समान गुण ले आते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो, बंच हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, क्या ये सब एक जैसे दिखते हैं क्या, नहीं। पर इन सब में एक समान गुण है ना, सब क्रिकेट खेलना जानते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, फील्डिंग करना जानते हैं, बॉलिंग करना जानते हैं, हाँ कि ना। तो उस समान गुण के कारण जब ऐसे 11 खिलाड़ियों को हम साथ मिलाते हैं, अकेले अकेले हैं तो क्या है, ये प्लेयर्स के खिलाड़ी हैं, जब इन 11 को हम साथ में लाते हैं तो बताना ये खिलाड़ी कहलाते हैं कि टीम कहलाते हैं, टीम कहलाते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम, समझ में वो टीम कहलाते हैं। टीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। कलेक्शन बना कैसे, उनके समान गुण के कारण बना, ठीक है। और देख लो, आप सब अपने अलग अलग घर में रहते हैं ना, हाँ कि ना। क्या आप सबका घर एक जैसा दिखता है क्या, क्या हो, मैं कैसे भी करके आप सबके घर को एक जगह पे ले आऊं, हाँ कि ना। तो सबका घर एक जैसा तो नहीं दिखता, पर सबके घर का एक समान गुण है ना, वहां पे कौन निवास करता है, मनुष्य, कौन निवास करता है वहां पे, मनुष्य निवास करते हैं। तो उस समान गुण के कारण जब उन सब घर को मैं एक बाउंड्री वॉल में ले आऊंगा, फिर हम उनको घर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उनको, कॉलोनी, क्या बोलेंगे हम उनको, कॉलोनी बोलेंगे। और आपको पता है कई सारे कॉलोनी में सारे घर एक जैसे भी दिखते हैं, हाँ कि ना, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, दिखते हैं ना। बंच, क्लास, आर्मी, टीम, कॉलोनी एटसेट्रा, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन। क्या होते हैं आपके, कलेक्टिव नाउन होते हैं। याद रखना, स्कूल आपका कॉमन नाउन है और क्लास क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। देखो, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, और स्कूल क्या है भैया आपका, ये है आपका कॉमन नाउन। समझ पा रहे हैं बात को, क्योंकि स्कूल कलेक्शन नहीं होता है, क्लास कलेक्शन होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इनको भी सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, क्या बोला मैंने, आप इनको भी सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बंच का बंचेस, क्लास का क्लासेस, आर्मी का आर्मीज, टीम का टीम्स, कॉलोनी का कॉलोनीज। क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। फिर वर्ग 2 की क्लास है, हाँ शोभा जी, वर्ग 2 की क्लास। फटाफट लिखिए।
क्या बढ़ जाए आगे अपन? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए जिनका नहीं है। इनका आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं ना। बंच, क्लास, आर्मी, टीम, कॉलोनी। बंच, क्लास, आर्मी, टीम और कॉलोनी। हो गया। चलिए। आते हैं अपन किसमें? चौथे प्रकार में। किसमें आते हैं अपन? फोर्थ टाइप में। चौथा, चौथा क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन। आइए देखते हैं क्या होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट। is the name of material or ingredient. We can see or touch. We can see or touch, which is used to make new things. To make new things. It is the name of a material or an ingredient we can see or touch which is used to make new things. ठीक है, तो क्या होता है? ये उन पदार्थों का नाम होता है जिनको हम छू या देख सकते हैं। मटेरियल नाम में उन पदार्थों के नाम आते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं तथा जिनका प्रयोग नई वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ऐसे पदार्थ का नाम जिनको हम छू या देख सकते हैं तथा जिनका प्रयोग नई वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। मटेरियल नाउन को पहचानने का एक आसान सा ट्रिक बताता हूं मैं। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम बिना मात्रक के मापते ही नहीं, हम गिन ही नहीं सकते, उनके लिए मात्रक चाहिए चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजों का नाम, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम बिना यूनिट, यूनिट समझते हैं ना, मात्रक, बिना मात्रक चीजों का नाम, ठीक है, जिन्हें हम साधारणता करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम साधारणता बिना मात्रक के नहीं मापते। ठीक है, मतलब हम उनको गिनते नहीं है, मापने की कोई और इकाई नहीं है बल्कि मात्रक ही है। क्या है? मात्रक सही चाहिए, मतलब किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, सब क्या है? मापने का मात्रक है। ठीक है, ठीक है सर, इसी स्पीड में चलिए, ठीक रहेगा, सबको समझ में आएगा और कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। हाँ भैया, इसलिए कैसे चला रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट, बिना मात्रक के नहीं मापते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? आपका मटेरियल नाउन होता है। पहचानने का तरीका है, मटेरियल नाउन में टोटल 5 कैटेगरीज होती है। कितनी? टोटल 5 कैटेगरीज होती है। आइए देखिए कौन कौन सी 5 कैटेगरीज होती हैं। पहला जो मटेरियल नाउन में आते हैं वो आते हैं नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। नेम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल्स, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों का नाम। किसका? प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों का नाम। दूसरा जो इसमें कैटेगरी होता है वो होता है आपका आइटम मेजर्ड इन बल्क। आइटम मेजर्ड इन बल्क, बहुतायत में मापे जाने वाले पदार्थों के नाम। तो तीसरा जो इसमें होता है वो होता है आपका क्या? नेचुरल फिनोमिना। क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं के नाम। प्राकृतिक घटनाओं के नाम आते हैं इसमें। तो चौथा होता है, क्या होता है आपका? जियोलॉजिकल बॉडी। क्या होता है आपका? जियोलॉजिकल बॉडी, मतलब भौगोलिक अंग। ठीक है, भौगोलिक अंगों के नाम भी इसमें आते हैं। फिर जो आपका पांचवा होता है वो क्या होता है आपका? आइटम मैन्युफैक्चर्ड। आइटम मैन्युफैक्चर्ड, निर्मित उत्पाद। निर्मित उत्पाद, आइटम मैन्युफैक्चर्ड मतलब क्या हुआ? निर्मित उत्पाद। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं सबका हिंदी लिख देता हूँ। प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम इसमें आ जाएंगे पहले कैटेगरी में। दूसरे में आइटम मेजर्ड इन बल्क, बहुतायत में
में मापने वाले, ठीक है, बहुतायत में मापे जाने वाले पदार्थ का नाम, बहुतायत में मापे जाने वाले पदार्थ का नाम आ जाएगा इसमें, ठीक है। और देखो नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, किसका नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, प्राकृतिक घटनाओं के नाम। चौथा जियोलॉजिकल बॉडी, भौगोलिक अंगों के नाम, किसके नाम, भौगोलिक अंगों के नाम, किसके नाम, भौगोलिक अंगों के नाम। और पांचवा क्या है, आइटम मैन्युफैक्चर्ड, निर्मित उत्पाद, निर्मित उत्पाद, ठीक है, समझाऊंगा लास्ट में इसको क्या होता है निर्मित उत्पाद, निर्मित उत्पादों के नाम, ठीक है, निर्मित उत्पादों के नाम, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला क्या है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम, जैसे कि गोल्ड हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सिल्वर हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है, गोल्ड सिल्वर। आयरन लोहा कहाँ से मिलता है, प्रकृति से। वुड लकड़ी कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सोना हम पैदा करते हैं कि हमें प्रकृति देता है, प्रकृति देता है। सोना चांदी लोहा और लकड़ी कहाँ से मिलता है, हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब बताओ हम इनसे नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं, इनको छुआ देख सकते हैं ना, ठीक। यहाँ पे आता है अपन आइटम मेजर्ड इन बल्क, बहुतायत में बहुत सारे को एक साथ मापने जाने वाले पदार्थों का नाम। हम अलग अलग नहीं गिनते उनको, बहुत सारे को उठाए और माप दिए। आप दुकान जाते हैं, चावल खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, भैया 2 लाख दाने चावल के पैक कर दो, बोलते हैं क्या, चावल दाने पैक करके 2 लाख पहले मारेगा ऐसे वो, हाँ कि ना, बोलते हैं भैया 5 किलो चावल दे दो, बहुत सारे बल्क में उठाया दाना उसने बहुतायत में और माप दिया, समझे बात को। तो क्या हो गया आपका, ये वाले में आ जाएगा, ठीक है। वैसे राइस हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, राइस आ गया। और क्या जाएगा आपका शुगर, और क्या जाएगा आपका मिल्क और वाटर, और क्या जाएगा आपका ऑयल भी आ जाएगा ना, ठीक है, सब आ जाएगा इसमें। हम बिना यूनिट के नहीं मापते हैं इनको, अंबल के मापते हैं। नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं के नाम, जैसे मैं 2 लिख दे रहा हूं बस यहाँ पे अभी, रेन, स्नोफॉल एक्सेट्रा, अर्थक्वेक वगैरह भी आ जाएगा ना इसमें, प्राकृतिक घटना है। जियोलॉजिकल बॉडी, भौगोलिक अंग, भौगोलिक अंगों में आप बस एक जानिए, बाद में और डिस्कस करेंगे, ये बस आप एक जानिए क्या, लैंड जमीन, ठीक है, लैंड जमीन, ठीक है, भौगोलिक अंग के नाम में आप बस जानिए क्या, अभी एक लैंड जमीन। और आते हैं किसमें, आइटम मैन्युफैक्चर्ड, निर्मित उत्पाद, किसमें आता है, निर्मित उत्पाद में आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं निर्मित उत्पाद में क्या आएगा। इसको पहचानने के लिए एक तरीका है, एक ही पदार्थ, निर्मित उत्पाद बोला जा रहा है ना, एक ही पदार्थ से निर्मित, क्या बोला मैंने, एक ही पदार्थ से निर्मित, अलग अलग दिखने वाले, बने एक ही पदार्थ से हैं लेकिन सब अलग अलग दिख रहे हैं। जब वो लेकिन सब जब साथ में आएंगे तो उनके समूह का नाम क्या होता है, पांचवा कैटेगरी होता है। एक ही पदार्थ से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब साथ में आते तो उनके समूह का नाम। पदार्थ ले लो ना, यहाँ से गोल्ड, गोल्ड से निर्मित झुमका अलग दिखता है, पायल अलग दिखता है, कंगन अलग दिखता है, गले का हार अलग दिखता है, बिंदिया अलग दिखती है, आखिर ना, सब लेकिन बने किससे, सेम सोने से बने हुए हैं, सब दिखने में अलग अलग, उनका अलग अलग नाम भी है। पर जब ये सब साथ में आते तो हम इनको झुमका पायल बिंदिया कंगन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इनको गहने बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, गहने बोलते हैं, ज्वेलरी। तो जो वर्ड आया ना ज्वेलरी, वो किसमें आ जाएगा, आपके मटेरियल नाउन के 5वें कैटेगरी में आ जाएगा, समझे बात को। एक ही पदार्थ से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम। और ले लो वुड, लकड़ी, पता, लकड़ी से बना हुआ टेबल अलग दिखता है, देखो ये पोडियम अलग दिख रहा है, वो टेबल अलग दिख रहा है, चेयर अलग दिखते हैं, अलमीरा अलग दिखता है, बुक शेल्फ अलग दिखता है, हाँ कि ना, सब अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब ये सब साथ में आते हैं, अलग अलग, इनका अलग नाम है, सब अलग दिखते हैं, लेकिन जब ये सब साथ में आते हैं तो इनके समूह को अपन क्या बोलते हैं, फर्नीचर, क्या बोलते हैं इनको, फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, फर्नीचर। ये है क्या आपका इस वाले 5वें कैटेगरी को पहचानने का तरीका, ठीक है। इसके लिए अलग से तरीका है ना, इसके लिए एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम मटेरियल नाउन के 5वें कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट बिना मात्रक के नहीं मापते, मात्रक चाहिए चाहिए। यहाँ पे देखो ना, सोने को ग्राम में 10 ग्राम बराबर 1 तोला, सिल्वर को चांदी को ग्राम में 10 ग्राम बराबर 1 तोला चांदी। आयरन लोहा जानते हैं, कौन कौन लोहा बेचा है बताओ, कबाड़ कौन कौन बेचा है, बेचा ना, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे ना ये वही लोग हैं भाई। जब छोटा भाई कबाड़ बेचता है 5 रुपए हिस्सा मांग लेते हैं लास्ट में, ठीक है, बोले खुद ना बेचे, होता है कि नहीं होता, बताओ, खुद हाथ नहीं लगा रहे लेकिन हिस्सा चाहिए होता है। तो देखो इसमें तो किलोग्राम में बोलते हैं ना, बेचते हैं ना, कितने रुपए किलो भैया, 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। और लोहा जब खरीदते हैं घर बनाने के लिए, स्टील जब खरीदते हैं तो क्विंटल में खरीदते हैं, वो तो यूनिट है ना। यहाँ पे देखो वुड लकड़ी, वो भी अपन किलोग्राम में लेते हैं, गांव में जो लकड़ी जलाते हैं उनको पता होगा। राइस किलोग्राम में यूनिट चाहिए चाहिए, शुगर भी किलोग्राम में, मिल्क कहीं कहीं पे लीटर में, कहीं कहीं पे किलोग्राम में, वाटर हमेशा लीटर में, रेन वर्षा 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 250 सेंटीमीटर बाढ़ी वर्षा वर्षा हुई, बाढ़ आ गया ऐसा वाला तो सेंटीमीटर मापते हैं पर वर्षा को। बर्फ स्नोफॉल 25 सेंटीमीटर बर्फ जमी,
75 सेंटीमीटर तक बर्फ जमे, 50 सेंटीमीटर तक बर्फ जमे, 100 सेंटीमीटर तक रोड के ऊपर बर्फ जमे, ऐसा कहा जाता है। तो अपन इसको भी क्या कर रहे होते हैं, सेंटीमीटर में माप रहे होते हैं। यूनिट चाहिए होता है। लैंड पता ही आपको, बेचते और सुनते सुने होंगे किसी को बात करते हुए, लैंड बेचने 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए स्क्वायर फीट, ठीक है, 2000 रुपए स्क्वायर फीट, 5000 रुपए स्क्वायर फीट, सुने ना। ज्यादा अगर आप अमीर है तो स्क्वायर मीटर में मापेंगे, मुकेश अंबानी के लड़के होते क्या स्क्वायर किलोमीटर में मापोगे आप, हाँ की ना, लेकिन आएगा तो यूनिट ही ना। तो इन चारों के लिए क्या है, यूनिट आया कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला आया। इसके लिए तो अलग ही नहीं है, पांचवा के लिए क्या है वो, एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते तो उनके समूह का नाम क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। ये उसका पांचवा कैटेगरी है। समझ गए बात को, क्या होता है, नाउन समझ में आया ना आपको, नोट कीजिए फटाफट इसको, ठीक है जी। कैसे आएगा कॉमन नाउन, ना सारी ज्वेलरी सेम दिखती है क्या, नहीं आएगा ना, क्योंकि सारी ज्वेलरी सेम नहीं दिखती है। लिखो, इट इज द नेम ऑफ मटेरियल, नेम ऑफ है ना बेटा, ये ऑफ है, ऑफ, नेम ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट वी कैन सी और टच विच इज यूज्ड टू मेक न्यू थिंग्स। इसका हिंदी में बोलूंगा ना, ये तो अलग से लिखना है ट्रिक, इसका हिंदी बोलूंगा मैं, ये तो पहचानने का तरीका है, इसका भी हिंदी बोलूंगा ना। इट इज द नेम ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट वी कैन सी और टच विच इज यूज्ड टू मेक थिंग्स। इसका हिंदी बोलूं क्या, इसका, हाँ जल्दी लिखिए फिर बोलता हूँ। देखो, ये उन पदार्थों के नाम होते हैं, ये उन पदार्थों के नाम होते हैं, ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं, ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं, ठीक है, ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं तथा जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं तथा जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, तो जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनको हम छू या देख सकते हैं तथा जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है या जाता है। ओके, ये लिख लो ये वाला पॉइंट। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट नहीं मापते। हम चावल को गिन तो लेते हैं, कभी कभार याद करो, खरौद में एक मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है ना जहांगीर चांपा में, वहां पे उसको लाखा चौर मंदिर बोलते हैं। 1.25 लाख चावल के दाने चाहते हैं उनमें साबुत, गिन करके। क्या हम हमेशा गिनते हैं क्या, नहीं गिनते हैं, ठीक है, तो साधारणतः हम नहीं गिनते हैं, वो रेयर केस है जो अपन गिन लें। हो गया, देखिए, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः बिना यूनिट मतलब मात्रक के नहीं मापते, हमें मात्रक चाहिए ही चाहिए उनको मापने के लिए। हो गया, तो फिर आप लोग इसको नोट कीजिए, है ना, टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, अपन आज क्लास के वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे, अगर तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नेक्स्ट क्लास में, ओके। समझ में आया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत, ज्यादा कम स्पीड का आप बता दीजिएगा, मैं वैसे हैंडल कर लूंगा उसको, ठीक है। ओके।